ए मधु, खुले आसमान के नीचे तालाब के किनारे छुप छुप के मिलने का मजा ही कुछ और है ना? लेकिन सही बताऊं, सोच कर देखो ना, कितने दिन हो गए हम ऐसे छुप छुप कर मिलते हैं बस। लेकिन सही बताऊं, अब मुझसे ना ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूं। रवि, मुझे भी तुमसे बहुत प्रेम है, पर क्या करूं? तुम तो मेरे पिताजी को जानते हो, उन्हें गरीब लड़कों से हमेशा से नफरत है। मुझे कुछ दिनों का वक्त दो, मैं अपने पिताजी को हमारे प्यार के लिए मना लूंगी। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हमारा प्यार पूरे 5 सालों में इतना गहरा हो चुका है कि बस ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें जन्मों से जानता हूं। खैर, तुम तो जानती हो मधु, हमारे गांव वाले हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, और अगर बीच में कोई अफवाह फैल गई ना तो बस हो गया। इसीलिए कहता हूं, तुम जल्दी से अपने पिताजी से बात करो और हम दोनों की शादी नक्की करो। हाँ हाँ, चिंता मत करो। 4 दिनों बाद मेरे पिताजी का जन्मदिन है। वो दिन खुशी का मौका है। हर साल उस दिन पिताजी मुझे तोहफा देते हैं। उस दिन मैं तोहफे के तौर पर तुम्हें मांग लूंगी, और देखो, मेरे पिताजी मना नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तुमने लगाया दिमाग। चलो, अब मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोनों प्यार भरी बातें करते रहते हैं। समय बीतता है और सुबह से शाम हो जाती है। अरे ये लो, देखो, तुमसे बातें करते करते कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। बस ऐसे ही तुम्हारे साथ जिंदगी भी कट जाएगी, पता नहीं चलेगा। अब यहाँ अंधेरा हो, इससे पहले मुझे चलना चाहिए। और चलो, तुम भी घर जाओ, तुम्हारे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। और याद रखना, क्या जन्मदिन में क्या उपहार मांगना है पिताजी से। हाँ हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। मधु चली जाती है। रवि अपने घर लौटता है। अरे बेटा, कहाँ रह गए थे? मैं सुबह से ही तुम्हें भेजी थी, और हमारी बकरियां कहाँ हैं? एक भी बकरी दिखाई नहीं दे रही है। बकरी? अरे ये तो रही माँ बकरी। अरे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, मेरे ध्यान से ही उतर गया। माँ, मैंने तो बकरियों को जंगल में चारा खाने के लिए भेजा था। रे माँ, मुझे माफ करना, मैं अभी बकरियां लेकर आता हूँ माँ। फिर रवि पागलों की तरह वापस भागता है। हे भगवान, क्या हो गया है इस लड़के को? मेरी एक भी बात नहीं सुनता। पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया रहता है। हाँ, चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी एक भी बकरी भागी नहीं। अगर भाग जाती तो मेरी माँ पता नहीं क्या करती। चलो, चल 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 चल। अरे चल, आजा। चल 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 चल, सीधे चल। चलो, आजा आजा। रवि बकरियों को लेकर वापस आता है। देखो रवि, तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है। कोई इतना काम में लापरवाही कैसे कर सकता है? तुम्हारा ध्यान आजकल कहाँ रहता है? अगर हमारी एक भी बकरी खो जाती तो हमें कितनों का नुकसान होता, तुम्हें पता है ना? ऐसे कैसे नुकसान हो जाएगा? सब ध्यान में रहता है मेरे। वो बस क्या था ना कि दोस्तों से बातें करते करते थोड़ा सा ध्यान भटक गया और मैं मस्ती मस्ती में घर आ गया। पता ही नहीं चला कि बकरियां जंगल में अभी चर ही रही हैं। मैं जानती हूँ तुम किसी दोस्त से बात करते हो, और मैं तुम्हें 100 बार बता चुकी हूँ कि जमींदार की बेटी के पीछे मत जाओ। अगर तुम्हारे प्रेम प्रसंग का पता चल गया तो देखना वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। अरे नहीं 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 माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मधु बहुत ही अच्छी लड़की है। देखना, वो अपने पिता से जरूर बात करेगी और उनको मना लेगी, देखना। रवि अपनी माँ को समझाते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रवि अपनी बकरियों को लेकर घर से निकलता है। तभी रास्ते में एक घायल लड़की उसके सामने खड़ी हो जाती है। अरे ए नेहा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने?
ये तुम्हारे शरीर से खून कैसे निकल रहा है? देखो, मैं कब से तुम्हारे इंतजार कर रही थी। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वरना मैं कहीं नहीं रहूंगी। देखो नेहा, अगर कोई हमको देख लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अब चलो, पहले झाड़ियों के पीछे चलो, फिर हम बात करते हैं। आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ। फिर रवि नेहा का हाथ पकड़कर झाड़ियों के पीछे चला जाता है। वहीं दूर से मीरा ये दृश्य देख लेती है। अरे ये क्या, ये तो रवि है, मधु का प्रेमी। लेकिन ये किसी और लड़की को झाड़ियों में लेकर जा रहा है और प्यार से बातें कर रहा है। मुझे ये बात मधु को बतानी चाहिए। मीरा भागकर मधु के घर चली जाती है। क्या हुआ मीरा, तुम परेशान लग रही हो? तुम रवि से प्रेम करती हो ना? तुम्हें नहीं पता, रवि किसी और लड़की से प्रेम करता है। मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। वो लड़की को झाड़ी में ले गया और कह रहा था कोई हमें देख लेगा, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे पूरे 5 सालों से प्रेम करता है, मुझे धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मैं रवि को अच्छे से जानती हूँ। देखो, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ। मैं तुम्हारा प्रेम तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? फिर मीरा वहां से चली जाती है। तुमने मुझे धोखा दिया रवि, तो क्या हुआ? अब मैं भी तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लूंगी। मैंने सोचा था तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मैं अपने पिताजी को मना लेती, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं भी तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी। तभी जमींदार रघुवीर वहां आता है। अरे बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तय किया है। हमारे पड़ोस के गांव का लड़का सुरेश है, बहुत अच्छा है और बहुत पैसे वाला है। वो तुम्हें पहली नजर में ही पसंद कर रहा है। मैं क्या कहता हूँ, एक बार उससे मिलकर देखो, क्या पता तुम्हें पसंद आ जाए तो फिर दोनों की धूमधाम से शादी कर देंगे। मधु कुछ नहीं बोलती और अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। अरे क्या हो गया बेटे, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मधु, ठीक है पिताजी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। वाह मेरे बेटे, चलो तो कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारी शादी की तैयारी कर दूंगा, ठीक है? रघुवीर वहां से चला जाता है। मधु बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। रवि रोज तालाब के किनारे जाकर घंटों बैठा रहता, लेकिन मधु वहां नहीं आती है। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो क्या गया है मधु को? मैं 2 दिन से रोज तालाब के किनारे उसका इंतजार करता ही रह जाता हूँ और वो आती ही नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। देखा जाए तो वो खाना भूल सकती है, लेकिन तालाब के किनारे आना, इन 5 सालों में तो एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि ना आई हो। लेकिन अभी 2 दिन से पता नहीं ऐसा क्या हो गया 2 दिन से कि लगातार आ ही नहीं रही। मुझे इसका पता करना होगा, चक्कर क्या है। इतना सोचकर रवि वहां से उठकर जाने लगता है। तभी मीरा उसे रास्ते में मिल जाती है। हाँ, कैसी हो मीरा? चलो, अच्छी बात है, तुम अच्छी हो। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अब मैं भी बहुत परेशान था, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। अब क्या, तुम मेरे पास क्यों आए? देखो ना मीरा, मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मधु अभी तक तालाब के पास आई ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया। मतलब तालाब के पास मिलने क्यों नहीं आई, कुछ पता है तुम्हें? अब तुम उसे भूल जाओ, वो कभी आने वाली ही नहीं है। तुम क्या सोचते थे कि तुम धोखा देकर किसी और लड़की के साथ प्रेम करोगे और मधु को पता नहीं चलेगा? उसको पता चल गया है कि तुम किसी और से प्रेम करते हो, इसलिए वो अब गांव के जमींदार के बेटे सुरेश के साथ शादी कर रही है। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो मुझसे सच्चा प्रेम करती है, वो मुझे छोड़कर कहीं और नहीं जा सकती। तुम कुछ भी कहो, अब कुछ नहीं बदलने वाला। उन दोनों की शादी का दिन तय हो गया है। कुछ दिनों में ही देखना उनकी शादी होने वाली है। मैं तो कहती हूँ भूल जाओ। अब तुम मधु के पास जाने की कोशिश भी मत करना। मीरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं मधु को बोल नहीं सकता। मुझे मुझे मधु के पास जाना ही होगा। ऐसे कैसे कर सकती है वो? कल ही तो हम कह रहे थे कि हम एक हो जाएंगे, वो अपने पिताजी को मना लेगी, और अचानक से नहीं 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 नहीं, मुझे मिलना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। रवि पागलों की तरह जमींदार के घर पहुंच जाता है। अरे 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 अरे, कौन हो भाई तुम? और ये दनदनाते हुए कहाँ अंदर चले आ रहे हो? क्या चाहिए हैं? मुझे मुझे मधु से मिलना है, मधु से मिलना है। कहाँ है मधु? अरे तू कैसा चरवाहा है रे, जो हमारी बेटी से मिलना चाहेगा? चल निकल यहाँ से, वरना तेरे हाथ पैर तुड़वा दूंगा मैं, बदतमीज कहीं का। नहीं 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 नहीं, जमींदार साहब, मुझे मधु से मिलना है। बस मुझे एक बार मिलने दीजिए, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, बस एक बार मिलने दीजिए ना। क्यों रे, तुझे बात समझ में नहीं आती क्या? अरे मैं तुझ जैसे फटीचर चरवाहे से बात तक नहीं करना चाहता, तो भला मेरी बेटी तुझसे कैसे बात करेगी? हरिया, लखन, अरे देख क्या रहे हो? इसकी हड्डी पसली तोड़कर उठाकर घर के बाहर फेंक दो, और ध्यान रखना आइंदा ये हमारे दरवाजे पर दिखाई न दे। मारो इसको। फिर हरिया और लखन आते हैं और बुरी तरह से रवि को मारते मारते वहां से खींच कर ले जाते हैं। वहीं दूर खिड़की से मधु ये सारी घटना देख लेती है और हवेली के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलकर रवि के पास आती है। मधु, हे मधु, मधु, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? तुम तो मुझसे सच्चा प्रेम करती थी ना। भगवान के लिए ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा ना करो ना, मुझ पे रहम करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ ना। हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए तुम किसी और से प्रेम करके मुझे धोखा दे रहे थे। अगर तुम किसी और से प्रेम करते थे तो तुम मेरे साथ प्रेम का नाटक क्यों करते रहे? अगर तुमने वो नाटक नहीं किया होता तो शायद मैं अपने पिताजी को मना भी लेती, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। मैं किसी और से प्रेम नहीं करता। मैं तो किसी और को देखता तक नहीं हूँ। ए मधु, काहे झूठ बोल रही हो? देखो, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कोई बात है तो साफ साफ बताओ ना। झूठ मत बोलो। मेरी दोस्त मीरा ने अपनी आंखों से देखा है। तुम एक लड़की को झाड़ियों के पीछे लेकर गए थे और कह रहे थे कि हम दोनों को छुपकर बात करना होगा ताकि किसी को पता न चले। हाँ, मैं उसे झाड़ी के पीछे लेकर गया था, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी बहन नेहा थी। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, सुनो। वो ना गांव से भागकर अपने प्रेमी के साथ शादी कर चुकी थी और उसके ससुराल वाले उसको बहुत मारते पीटते थे। इसीलिए वो मुझसे मदद मांगने आई थी और मैं उसको पता है झाड़ी के पीछे काहे के लिए लेकर गया था, ताकि अगर कोई देख लेता ना उसको, ससुराल वाला उसको मार देता। हाँ, उसे सबकी नजरों से बचाने के लिए मैं उसको झाड़ी के पीछे लेकर गया था। हे भगवान, क्या कहूँ, तिल का ताड़ राई का पहाड़ बन गया। यही सच्चाई है। वो मेरी बहन है, बहन। तुम भी ना मधु, इतनी सी बात पे पता नहीं क्या क्या सोच लिया। देखो, अब तो सच्चाई जान गई हो ना। भगवान के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ ना। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। मुझे पता है तुम इस बार भी कोई नया बहाना बना रहे हो। चले जाओ, आइंदा फिर कभी मुझे मत बुलाना, ना ही मेरे दरवाजे पर आना। अपनी प्रेमिका को अपनी बहन बना रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ तुम ऐसा कर चुके होंगे। तभी रवि जोरदार थप्पड़ मधु को मार देता है। मधु, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? ये मेरी बहन है, बहन, और तुम मेरी बहन के खिलाफ क्या क्या बोले जा रही हो? थोड़ा अपनी जबान को लगाम दो और शर्म करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैंने जब सच बोला तो तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। रुक जाओ, थप्पड़ मारना मुझे भी आता है। फिर मधु भी रवि को थप्पड़ मार देती है। हाँ, और आइंदा कभी मेरे घर के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? गरीब भिखारी कहीं के,
मैं तो तुम पर एहसान कर रही थी प्रेम करके, लेकिन तुम तो अपनी सारी हदें पार कर चुके थे। मैं जमींदार की बेटी हूँ और तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान के साथ अब मैं नहीं रह सकती हूँ। तो अब तुम्हारा असली चेहरा सामने आ रहा है। ये है असली मधु। मैंने सोचा था कि कम से कम तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार थी। लेकिन अब साफ हो गया कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम जैसे झोपड़ी में रहने वाले इंसान के साथ मैं कभी नहीं रह सकती। मैंने सबसे अमीर जमींदार के बेटे से शादी के लिए हाँ कर दी है। मैं रानी बनकर राज करूंगी, तुम्हारे साथ गरीब झोपड़ी में नहीं जाने वाली। अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपने सामने देखना भी नहीं चाहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। अरे जब तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है तो जाओ, मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता। जी लूंगा मैं अपनी जिंदगी जैसे मुझे जीना होगा। इतना कहकर रवि फूट फूट कर रोते हुए वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में मधु की शादी धूमधाम से हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रवि पागलों की तरह घर में सोया रहता है। अरे बेटा, ये क्या हालत बना रखी है? 2 दिनों से तुम बकरियां चराने नहीं गए। सब ठीक तो है ना? कहाँ खो रहे हो? ना कहीं जा रहे हो? ऐसे करोगे तो घर कैसे चलेगा? पहले ही तुम अकेले कमाने वाले हो, अगर तुम भी ऐसे करोगे तो हमारा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। भगवान के लिए उठो और बकरियां लेकर जाओ। 2 दिनों से ठीक से खा भी नहीं रहे हो। रवि गुस्से और दर्द में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। नहीं बेटा, मैं जानती हूँ तुम उस मधु नाम की लड़की से बहुत प्रेम करते थे और उसने अमीर लड़के से शादी कर ली, इसलिए तुम इतने नाराज हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मत बता बेटा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें अंदर ही अंदर कौन सी तकलीफ खाई जा रही है। पर देख बेटा, अमीर लड़कियां होती ही ऐसी है। वो प्यार तो गरीब लड़के से करती है, लेकिन शादी हमेशा अपनी बराबरी वाले से करती है। इसलिए इन बातों को दिल से निकाल दे और चल अब बकरियों को चराकर खिला ला। ये सब सुनकर गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे सुधा, वो तो जमींदार ने तुम्हारे बेटे को मार के छोड़ दिया। मुझे पता चला है कि जमींदार बहुत ही गुस्से में था। अगर चाहता तो तुम्हारे बेटे को जान से भी मार सकता था। और नहीं तो क्या, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। अरे तुम्हारा बेटा तो घायल हालत में पड़ा हुआ था। हम लोग जैसे तैसे उसे वहां से उठाकर घर लेकर आए और देखो ना, अब भी वैसे ही पड़ा है, जैसे इसका दिल टूटकर पूरी तरह से घायल हो गया है। देखो भाई साहब, आप लोग कुछ मत कहिए। मेरा बेटा पहले से ही बहुत टूटा हुआ है। आपके तानों की वजह से कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग जाते हैं। इसमें हमें क्या है भाई? चलो 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 भाई, आओ। इतना कहकर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। रवि उदास होकर धीरे धीरे उठता है। वो अपनी बकरियां लेकर घर से निकल पड़ता है। चलते चलते वो घने जंगलों में पहुंच जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मैंने मधु से कितना प्यार किया था, पूरे 5 साल बेइंतहा प्यार किया। मैंने सोचा कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन उसने पैसों के लालच में मुझे धोखा दे दिया। अब और किसी की पत्नी बन गई। अगर उसे मेरी गरीबी से इतनी ही नफरत थी तो 5 साल तक उसे मेरी गरीबी क्यों नहीं दिखी? उसने मुझे पहले ही क्यों नहीं ठुकराया? मेरे साथ प्यार का नाटक क्यों किया? मेरे दिल के साथ क्यों खेला? मुझे झूठे झूठे वादे क्यों किए? मुझे सपने क्यों दिखाए? उम्मीद क्यों दी? और फिर एक दिन सब कुछ छीन लिया मुझसे। इतना कहते कहते रवि फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मधु अपने ससुराल में चुपचाप बैठी रहती है। चेहरे पर उदासी और आंखों में खालीपन साफ झलकता है।
मुझे माफ कर दो रवि, मैंने शादी तो कर ली, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने दिल से मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। अगर उस दिन वो घटना ना हुई होती तो शायद मैं ये शादी कभी नहीं करती और हम दोनों यूं अलग नहीं होते। इतना कहते ही मधु की आंखों के सामने अतीत की परछाइयां घूमने लगी। रवि की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैं उससे कभी प्रेम नहीं करूंगी, लेकिन नहीं हो सकता ऐसा। मुझे पता है मैं उससे कितना प्रेम करती हूँ, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं खुद जाकर रवि से बात करूंगी। हम दोनों के बीच जो भी गलतफहमी है उसे दूर कर लूंगी, क्योंकि मैं रवि के बिना नहीं रह सकती। इतना सोचकर मधु कमरे से बाहर निकलने ही वाली होती है, तभी जमींदार रघुवीर ये सारी बातें सुन लेता है और मधु के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पिताजी आप यहाँ? हाँ, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी सहेलियों की सारी बातें सुन चुका हूँ मैं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब चरवाहे से प्रेम करने की? औकात क्या है उसकी? बकरियां चराता है वो, बकरियां। और तुम एक जमींदार की बेटी होकर अपनी हैसियत के हिसाब से प्रेम करो, किसी गरीब फटीचर किस्मत के मारे इंसान से नहीं। देखो बेटा, हम पहली और आखिरी बार कहेंगे, भूल जाओ उसे, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। नहीं पिताजी, मैं उससे सच्चा प्रेम करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आप कुछ भी कर लें, पर मैं उसे नहीं बोल सकती। देखो, अगर तुमने उस लड़के से शादी करने की जिद की तो मैं तुम्हारी माँ को भी जान से मार दूंगा और उस लड़के को भी जान से मार दूंगा जो तुम्हारा आशिक बना फिरता है। समझ गई? हाँ। और अगर तुम अपनी माँ को और अपने प्रेमी को जिंदा देखना चाहती हो तो मैं जहाँ कहूँगा तुझे वहाँ शादी करनी होगी। भगवान के लिए पिताजी ऐसा मत करिए। आप रवि की माँ को कुछ मत करना। मैं दोनों से बहुत प्रेम करती हूँ। अगर दोनों में से किसी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ठीक है, मैं आपके कहे अनुसार उसी लड़के से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस आप रवि को और उसकी माँ को कुछ मत करना। तो बस, बहुत समझदार हो बेटा। शाबाश शाबाश। लेकिन हाँ, याद रखना, शादी के आखिरी वक्त तक भी अगर तुम्हारे मन में इनकार का ख्याल भी आया ना, तो वो ख्याल 2 जिंदगियों की मौत की सजा बन जाएगा। बाकी तो तुम समझदार हो बेटा, है ना? ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। मधु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खामोशी से बैठी रहती है। तभी उसका पति सुरेश आता है। अरे ओ महारानी, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि मेरे सारे कपड़े में प्रेस होने चाहिए। अभी तक मेरे एक भी कपड़े में प्रेस क्यों नहीं हुआ है? हैं? वो मैंने प्रेस करके रख दिया था। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे चल उठ, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। तू मुझे बेवकूफ समझ रही है ना? चल, अरे चल, तू चल। सुरेश जबरदस्ती मधु का हाथ पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले जाता है। हाँ देख, अरे देख, एक भी कपड़ा प्रेस नहीं हुआ है। तू कौन सी दुनिया में जी रही है? दिमाग खराब करती है। जब से ब्याह कर हमारे घर पे आई है, एक भी दिन मेरे लिए समय नहीं निकाला। हर वक्त अपनी दुनिया में खोई रहती है। पता नहीं कोई नशा वशा करती है क्या? है? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, पर अगली बार से ध्यान से करूंगी। मैंने भी यही सोचा था कि नई नई शादी करके आई हो, इसी वजह से परिवार को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन नहीं, हमारी शादी को पूरे 10 दिन हो गए हैं। इन 10 दिनों में ना तूने कभी मुझसे प्यार से बात की, ना ही घर का कोई काम तुझसे ढंग से होता है। पिताजी और माँ भी तुझसे परेशान हो चुके हैं। मुझे साफ साफ बता कि बात क्या है? तुम हमसे क्या छुपा रही हो? अरे भाई बता ना, किसी और से प्रेम करती है क्या? साफ साफ बता। मुंह में दही जमा के रखा है क्या? बोल। नहीं, मैं किसी और से प्रेम नहीं करती हूँ। झूठ, साफ साफ झूठ बोल रही है। मतलब ये है कि तू किसी और से प्रेम करती है। ये बता,
जब तेरा नैन मटक्का तेरी आशिकी किसी और से चल रही थी तो फिर हमारी जिंदगी बर्बाद क्यों की तूने? अब तू मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी, और हम जमींदार हैं यहाँ के, और हम अपनी पत्नी को अच्छे से जानते हैं कि कैसे उसे सही करना है। रुक जा, अभी तुझे बताता हूँ मैं। फिर सुरेश गुस्से में मधु को मारने लगता है। तेरी तो ले 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 तेरी तो। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं किसी से प्रेम नहीं करती हूँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, अब आई ना सच्चाई सामने। तभी तूने मुझे अभी तक छूने नहीं दिया। अरे इतने दिन हो गए हमारी शादी को, फिर हमारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता क्यों नहीं है, अब समझ में आया। अरे तेरा कहीं और चक्कर चल रहा है, तेरा कहीं और टाका भिड़ा हुआ है, तो काहे को हमें छूने दे तू। तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा मैं, ताकि तुम्हें भी पता चले कि तुम किसकी पत्नी हो। अरे जमींदार की पत्नी हो, जमींदार की, मेरी पत्नी। अरे मेरे दोस्त पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, और तुम सबके सामने ऐसे ही खड़ी रहती हो जैसे एक जिंदा लाश हो। मैं इस जिंदा लाश को मार मार कर क्यों ना लाश में ही बदल दूं, तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तेरी तो ले ले ले। मधु पूरी तरह से टूट जाती है। सुरेश उसे घायल हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मधु किसी तरह उठती है। नहीं, अब बस बहुत हो गया। मैं ये जिंदगी नहीं जी सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं रवि को भूल जाऊं, लेकिन मैं रवि को नहीं भुला पा रही हूँ। मुझे क्या हो गया है? मुझे इस घर में अब नहीं रहना। ये लोग मुझे इंसान नहीं समझते, और ना ही मैं इनको अपना सकती हूँ। फिर मधु अलमारी खोलकर एक शीशी निकालती है और उसे मुट्ठी में कसकर पकड़ लेती है। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। मधु घने जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे मीरा मिलती है। अरे मधु, तुम इधर कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्या हो गया मधु? तुम ससुराल से बिना बताए आई हो, और तुम्हारे शरीर पर ये जख्म कैसे? सच सच बताओ, आखिर क्या हुआ है? तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें मेरी कसम, तुम मुझसे कुछ मत पूछो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करना है। मधु तालाब की तरफ बढ़ने लगती है। जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है जो मधु हम सबसे छुपा रही है। मुझे ये बात मधु के पिता को बतानी होगी। कुछ भी हो जाए, मैं मधु को इस तरह टूटा हुआ नहीं देख सकती। इतना सोचकर मीरा भागते हुए रघुवीर के घर की तरफ निकल पड़ती है, और जैसे ही वो वहां पहुंचती है। अरे अरे अरे, क्या हो गया मीरा? तुम इस तरह से हाँफ क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊं, आपकी बेटी मधु को मैंने घने जंगलों की तरफ तालाब के किनारे जाते देखा है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हालत में है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी भला यहाँ कैसे आ सकती है? वही तो, मैं भी उसे कितनी बार पूछी, पर वो बहुत रो रही है और किसी से बात नहीं करना चाहती है, और वो आगे चली गई। मैंने सोचा कुछ गलत ना हो जाए, इससे पहले मैं आपको बता दूं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी कुछ नहीं कर सकती। मुझे जाना होगा उसके पास। हाँ। इतना कहकर रघुवीर पागलों की तरह वहां से निकला। वहीं दूसरी तरफ तालाब के किनारे मधु जाकर खड़ी हो जाती है। रवि, ये वही जगह है जहाँ हम पूरे 5 सालों तक एक दूसरे से मिलते थे, कितने प्यार भरी बातें करते थे, और कभी नहीं सोचा था कि हम आज इतनी दूर हो जाएंगे कि कभी सपने में भी नहीं मिल सकते हैं। मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, लेकिन जीते जी अब तुम्हें कभी अपना भी नहीं सकती हूँ। इसलिए मेरे पास मरने के सिवा अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। फिर मधु जहर की शीशी को निकालती है और पी लेती है। कुछ ही देर में वो वहीं पर छटपटाने लगती है। तभी रघुवीर भागते हुए आता है और मधु का सर अपनी गोद में उठाता है। मधु, मधु, मेरे बच्चे, ये तूने क्या किया? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा मधु।
मधु, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकती बेटा। ए बेटा, कुछ बोल ना बेटा। ए बेटा। पिताजी, मैं आपके कहने पर उस इंसान से शादी तो कर ली, लेकिन उसने मुझे जानवरों की तरह मारा और मैं रवि को भूल भी नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब इस पाबंदी भरी जिंदगी से आजाद होना चाहती हूँ। मैं अपने रवि की प्यार की याद के साथ अपनी आखिरी सांस लेना चाहती हूँ। मैं रवि से बहुत प्रेम करती हूँ। अगर आपने रवि को मारने की धमकी ना दी होती तो शायद आज मैं नहीं मर रही होती और मैं रवि के साथ अपनी एक अच्छी जिंदगी जी रही होती। इतना कहते ही मधु वही मर जाती है। वही मीरा ये सारी बातें सुनती है। अच्छा, तो मतलब मधु ने जानबूझकर ये शादी नहीं की थी। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया। मुझे रवि को जाकर बताना होगा। वो भी जब से मधु की शादी हुई है वो पागलों की तरह यही कहीं होगा। मुझे ये बात उसे बतानी ही होगी। मीरा वहाँ से भाग जाती है। तभी एक पेड़ के नीचे रवि पागलों की तरह सोया रहता है। मीरा उसके पास जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। तुमने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। तुमने मेरा प्रेम मुझसे छीन लिया। अब क्या लेने आई हो मेरे पास? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मुझे माफ कर दो। मुझसे गलतफहमी हो गई थी। लेकिन तुमने कहा था कि मधु खुशी से शादी कर रही है, लेकिन नहीं, उसने अपने पिता के दबाव में वो शादी की। मधु ने जहर खा लिया है। तालाब के किनारे वो मर गई है, जहाँ तुम और मधु अक्सर मिला करते थे। रवि ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा नहीं कर सकती है। नहीं नहीं नहीं। मधु, मधु, मधु। मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम दोनों का प्रेम टूट गया और तुम दोनों के बीच इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई। आज मेरी सहेली हम दोनों को छोड़कर चली गई। रवि पागलों की तरह वहां से भागते हुए तालाब के किनारे पहुंचता है तो देखता है रघुवीर फूट फूट कर रो रहा है और मधु जमीन पर मरी पड़ी है। मधु, मधु, हे मधु, हे मधु, उठो, उठो मधु, देखो मैं आ गया। अरे देखो ना, मैं आ गया मधु, उठो ना। भगवान के लिए तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठो, उठो मधु। इतना कहकर रवि रोते हुए मधु के पैर पर गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। मेरी वजह से तुम दोनों का ये हाल हुआ। अगर उस वक्त मैं अपनी बेटी को शादी के लिए मजबूर नहीं करता तो आज मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जाती। आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपने हम दोनों का प्रेम तोड़ दिया और हमारे बीच इतनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर दी। मैं भी यही सोच रहा था कि मधु ने मुझे धोखा दिया तो दिया क्यों, लेकिन अब समझ में आया कि वो आपकी बातों से बंधी थी, क्योंकि आपने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। अब तो खुश होंगे आप, है ना? आज आपने 2 जिंदगियां पूरी तरह से बर्बाद कर दी। अब अच्छा लग रहा होगा ना आपको? मैं अपनी बेटी का कातिल हूँ। मैंने उसके प्रेम की हत्या की। इसी वजह से आज मैंने अपनी बेटी को भी खो दिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। रघुनाथ फूट फूट कर रोने लगता है और रवि भी रो पड़ता है। और थोड़ी देर बाद रवि पागलों की तरह वहां से उठता है और अपने घर की तरफ आने लगता है। नहीं 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 नहीं, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। जब मेरी प्रेमिका मुझे छोड़कर चली गई तो उसके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? मुझे भी मर जाना चाहिए, मुझे भी मर जाना चाहिए। मैं भी मर जाता हूँ। मधु, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आ रहा हूँ मैं। रवि मरने की कोशिश करता है, तभी सुधा आ जाती है।
बेटा नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मीरा ने सब बता दिया है। तुम मरने जा रहे हो, भगवान के लिए ऐसा मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया है तो मैं कैसे रहूंगी? तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुम्हारी बहन भी किसी और के साथ भागकर शादी कर चुकी है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? पर माँ, मैं किसके सहारे जीऊं, किसके सहारे? जिससे मैं प्रेम करता था उसने आत्महत्या कर ली। उसके बिना जीने का सोचूं भी तो कैसे सोचूं, कैसे? पर बेटा, हम मधु को वापस नहीं ला सकते। तुझे जीवन में आगे बढ़ना ही होगा। तुझे शादी तो करनी ही होगी। इतना बड़ा जीवन बिना प्रेम के नहीं कट पाएगा। तू किसी और से शादी कर, जीने की वजह तुझे खुद मिल जाएगी। तुझे मेरी कसम, तू अपनी जान नहीं लेगा, वरना मैं भी अपनी जान दे दूंगी। हाँ, ठीक है माँ, ठीक है। तेरी कसम निभाने के लिए अपनी जान नहीं दूंगा। पर माँ, इस सूने जीवन के अब मैं सारे सुख और सारे मोह को त्यागता हूँ। आज से मेरे जीवन का एक ही मकसद है, भगवान की पूजा करना और मधु की यादों के सहारे जीना, बस। उसकी बात सुधा रोती रह गई और रवि वहां से चला गया। उसने दुनिया और दुनिया की मोह माया को त्याग दिया और एक साधु बाबा का रूप अपना लिया और गांव से दूर एक छोटी सी कुटिया में भगवान का नाम लेकर मधु को याद करके जीने लगा। इस बात को आज करीब 10 साल बीत गए, लेकिन रवि वो जैसी दुनिया में होकर भी दुनिया में नहीं था। प्रेम में बलिदान तो बहुत लोग देते हैं, पर रवि का बलिदान पूरी दुनिया को याद रहेगा।